जय हिंद साथियों, मैं चंदा। आज हम क्लास 6 NCERT हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 जो है राज्य से साम्राज्य, इसके बारे में जानेंगे। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे राज्य और साम्राज्य में क्या अंतर है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद मौर्य वंश के बारे में जानेंगे, उसमें शासन करने वाले शासक के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम पहले जानते हैं राज्य और साम्राज्य में क्या अंतर है। तो राज्य और साम्राज्य में अंतर है शक्तियों का, आकार का और विविधता का अंतर है। तो पहले हम राज्य के बारे में जानते हैं। राज्य एक निश्चित सीमा में शासक या सरकारों द्वारा चलाए वाला समूह है। वही साम्राज्य की बात करें तो वो राज्य और सांस्कृतिक और भौगोलिकों का समूह है जो एक सम्राट के द्वारा चलाया जाता है। तो यही राज्य और साम्राज्य में अंतर है। तो इस चैप्टर में हम मौर्य साम्राज्य के बारे में जानेंगे। तो मौर्य साम्राज्य में भी बहुत सारे राज्य थे और उसके शासक थे। तो चलिए हम पहले जानते हैं एक बहुत बड़ा राज्य से साम्राज्य के बारे में। तो अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करता था उसकी स्थापना उसके दादा जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने लगभग 2300 साल पहले की। यानी जो सम्राट जो अशोक थे, उन्होंने जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उसके दादा यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने 2300 वर्ष पूर्व किए थे। तो यही था। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए जिनका वंशानुक्रम निम्नलिखित है। यानी मौर्य वंश पर वंशानुक्रम के रूप में शासक बने। यानी वंशानुक्रम क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो वंशानुक्रम यह होता है एक ही परिवार के लोग समय समय पर राजा बनते थे, इसे ही हम वंशानुक्रम कहते हैं। तो चलिए जानते हैं मौर्य साम्राज्य पर कौन कौन से राजा शासन किए थे। तो चलिए देखते हैं। पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने किए थे, उसके बाद इनका पुत्र था बिंदुसार, इन्होंने किया। उसके बाद बिंदुसार का पुत्र अशोक, जिन्हें महान अशोक भी कहा जाता है, ये इन्होंने किया। यानी महान अशोक का मौर्य साम्राज्य पर बहुत ही अधिक भूमिका देखने को मिला है। और महान अशोक ने युद्ध का त्याग करके धर्म के माध्यम से लोगों के बीच संवाद को पहुंचाया, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम पहले मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानेंगे। तो मौर्य वंश की राजधानी की बात करें तो वो थी पाटलिपुत्रा। और अब जानते हैं उज्जैन, तक्षशिला और पाटलिपुत्रा जो मौर्य साम्राज्य का महत्वपूर्ण नगर था। यानी अब मौर्य साम्राज्य के महत्वपूर्ण नगर की बात करें तो वो है एक उज्जैन, उसके बाद एक है तक्षशिला और एक है पाटलिपुत्रा जो मौर्य साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण नगर माना जाता था। उसके बाद अब चलिए जानते हैं उज्जैन और तक्षशिला के बारे में। तो तक्षशिला जो है उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का रास्ता है। यानी जो तक्षशिला है उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के आने जाने का मार्ग है। उसके बाद अब जानते हैं उज्जैन के बारे में। तो उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने का एक रास्ता है। यानी जो उज्जैन जो है उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने का एक रास्ता ही है। तो चलिए अब हम मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानते हैं। तो चलिए जानते हैं मौर्य वंश, इस वंश के संस्थापक थे। यानी मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य वंश के संस्थापक थे और महान शासक में एक है। यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो मौर्य वंश के संस्थापक भी कहे जाते हैं और यह महान शासक के रूप में भी जाने जाते हैं। तो चलिए जानते हैं भारत में उस समय उस वंश का शासक था जिसको घनानंद भारत में उस समय उस वंश का शासक था जिस वंश के शासक घनानंद थे, उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित करके अब मौर्य वंश की स्थापना की। तो यही था। और मौर्य वंश के स्थापना करने में एक चाणक्य या कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। तो इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। यानी अब चाणक्य जो थे उन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक माने जाते हैं। तो अर्थशास्त्र पुस्तक
किस भाषा से संबंध में था, इसके बारे में जानेंगे। तो जानते हैं, चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी जो मौर्य काल के इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। तो हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानने के लिए दो विभिन्न स्रोतों से पता चलता है, यानी एक चाणक्य के अर्थशास्त्र नामक पुस्तक से और दूसरा एक मेगास्थनीज थे उनके इंडिका पुस्तक से। तो उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक जो था राजनीतिक भाषा से संबंधित था। उसके बाद चलिए देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानियों ने सेंड्रोकोटस कहा है, यानी जो चंद्रगुप्त जो मौर्य थे उनको यूनानियों द्वारा सेंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता था। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठे, यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो मगध के गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठे थे। तो अब आगे जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे, यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे जैन धर्म के अनुयायी थे और जैन धर्म के शिक्षा वो किन से लिए थे, अब इसके बारे में जानेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा ली, वो जैन गुरु भद्राबाहु। तो इसको याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा एक जैन गुरु भद्राबाहु से लिए थे। तो अब आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त अंतिम समय कहाँ बिताया और उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई, इसके बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय अपना कर्नाटक के एक श्रवण गोला नामक स्थान पर बिताया और इनका मृत्यु 298 ईसा पूर्व में उपवास के दौरान श्रवण गोला नामक स्थान पर हो गया। तो इसको भी याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवण गोला नामक स्थान पर बिताया और उन्होंने उपवास के दौरान ही उनका मृत्यु हो गया। तो अभी के समय में उपवास को एक दंडनीय अपराध के रूप में माना जाता है, जिससे लोगों को मृत्यु भी हो सकती है। तो यही था। उसके बाद अब जानते हैं चंद्रगुप्त के पुत्र जो बिंदुसार थे उनके बारे में। तो चलिए जानते हैं। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ जो 298 ईसा पूर्व मगध के राजगद्दी पर बैठा। उसके बाद अब जानते हैं बिंदुसार को एक और नाम से जाना जाता है, उसके बारे में। तो बिंदुसार को एक अमित्र घात नाम से भी जाना जाता है। तो अमित्र घात का अर्थ क्या होता है, उसके बारे में आप जानेंगे। तो अमित्र घात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। तो इसको भी आप याद रखिएगा। उसके बाद अब जानते हैं बिंदुसार के मृत्यु के समय बिंदुसार का पुत्र कहाँ के राज्यपाल थे, उसके बारे में। तो बिंदुसार के मृत्यु के समय अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। तो इसको भी याद रखिएगा आप। अब चलिए जानते हैं मौर्य साम्राज्य के शासन और प्रशासन की ओर। तो मौर्य साम्राज्य एक बहुत बड़ा था, यानी जो मौर्य साम्राज्य था वो बहुत ही बड़ा था, यानी राज्य से साम्राज्य बना तो वो तो बड़ा ही रहेगा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्से पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। यानी जो मौर्य साम्राज्य था उसमें अलग अलग राज्य था और उसके शासन द्वारा अलग अलग तरह से वहाँ शासन किया जाता था। तो इसके बारे में जानेंगे। इन सभी इलाकों से राजा कर इकट्ठा करने के लिए एक शासक बनाए, यानी मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, उसमें अलग अलग राज्य थे और वहाँ से वहाँ के सम्राट को अलग अलग हिस्से से कर लेना था। इसलिए उन्होंने सभी हिस्से पर एक शासक का चुनाव किया और उन्होंने कर इकट्ठा करके उस सम्राट को देते रहे होंगे। तो इसी के बारे में बताया गया था। तो चलिए जानते हैं। राजा के जासूस अधिकारियों ने शासक पर के कार्य पर नजर रखते थे, यानी जो सम्राट जो थे अलग अलग हिस्से पर एक शासक को रखा और उन्होंने एक जासूस को भी रखा। जासूस को इसलिए रखा कि शासक सही से काम कर रहे हैं कि नहीं और इनसे गांव के लोग संतुष्ट है कि नहीं, इसलिए उन्होंने एक जासूस को रखा जिन्होंने समय समय पर जानकारी राजा को दिया करते रहे होंगे। इसके बारे में बताया गया था। तो चलिए अब जानते हैं मौर्य साम्राज्य के भीतर प्रांतीय राज्य कौन कौन से थे। तो मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे क्षेत्र या प्रांत थे,
यानी जो मौर्य साम्राज्य था उसके भीतर कई छोटे छोटे राज्य या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। यानी जो मौर्य साम्राज्य है वह छोटे छोटे प्रांतों से का क्षेत्र था और इस पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानी का शासन किया जाता था। और इसका नियंत्रण की बात करें तो पाटलिपुत्र से किया जाता था। यानी जो मौर्य साम्राज्य जो पाटलिपुत्र था वहीं से इन सभी प्रांतियों पर या उज्जैन और तक्षशिला पर नियंत्रण किया जाता था। तो पाटलिपुत्र के राजकुमार को राज्यपाल बनाकर यहाँ भेजा। तो चलिए जानते हैं उन्होंने किसको राज्यपाल बनाकर भेजा। तो पाटलिपुत्र के एक राजकुमार थे अशोक, जिन्होंने अवंती के गवर्नर या राज्यपाल बनाए गए थे। तो यही था। उसके बाद आगे जानते हैं मौर्य शासन सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखते थे। यानी जो मौर्य साम्राज्य के जो शासक थे वो मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखते थे जो आवागमन के लिए महत्वपूर्ण था। यानी जो आवागमन यानी चलने के लिए वो महत्वपूर्ण था। और अर्थशास्त्र में लिखा गया है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने के लिए और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। यानी जो चाणक्य का जो अर्थशास्त्र पुस्तक है उसमें लिखा गया है उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है वह कंबल के लिए प्रसिद्ध है और दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है वह सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है, यही कहा गया था। और इन सभी से प्रचुर मात्रा में राजा को संसाधन मिलते थे कर या नजराना के रूप में। तो चलिए अब जानेंगे हम कर और नजराना क्या होता है। तो कर होता है जो नियमित समय पर राजा के लोगों द्वारा जबरदस्ती वसूली किया जाता है। वही नजराना की बात करें तो वो अनियमित समय पर यानी जब लोगों को देने का मन होता था तो देते थे और नहीं तो नहीं, यानी स्वेच्छा से नजराना राजा को दिया जाता था। और नजराना के रूप में कुछ उपहार भेंट किया जाता था राजा को। तो चलिए अब हम आगे जानेंगे।